Hi everyone, today I am discuss about new chapter electromagnetic waves. तो what is the electromagnetic wave? क्या होते हैं electromagnetic wave? हम पढ़ चुके हैं इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। क्या पढ़ा है हमने? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स। तो these waves are produced due to the change in electric field. These waves are produced due to the change in electric field and magnetic field. यानी these waves are produced due to the change in electric field and magnetic field sinusoidally and propagation through space. Sinusoidal order हम पढ़ चुके हैं, sinusoidally and propagation through the space such that the two fields are perpendicular to each other and perpendicular to the direction of wave of propagation. तो ये क्या होती है, E और B के चेंज होने के साथ ये वेव हमें प्रोड्यूस होते हैं। ये क्या होते हैं, एक साइनसोइडल ऑर्डर में प्रोड्यूस होते हैं और इनका प्रोपगेशन जो है थ्रू स्पेस के थ्रू होता है, यानी जो चलने का माध्यम है स्पेस होता है। ठीक है, स्पेस के थ्रू क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। इसके अलावा ये E और B क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स, E और B क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। इन दोनों के परपेंडिकुलर जो तीसरा होता है वेव ऑफ प्रोपगेशन, उसमें क्या चलते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलते हैं। देखिए सबसे पहले हमने डिस्कस करते हैं, क्या इसमें हमने पढ़े थे, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स में हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में गॉस थ्योरम पढ़ी थी। इसके अलावा गॉस थ्योरम, एम्पियर्स रूल पढ़ा था, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऐसे रूल्स पढ़े थे। एम्पियर पढ़ा था, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था। तो बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है, जिसके द्वारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो भी इवेंट होती है उसकी क्या कर सकते हैं, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो हमने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में गॉस थ्योरम पढ़ी, एम्पियर्स रूल पढ़ा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ऐसे जो मेन रूल हैं जिसकी हेल्प से हम टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं। किससे, गॉस थ्योरम, एम्पियर्स और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ऐसे जो रूल पढ़े, जिसका मेन रूल पढ़े, जिसके ओरिजिन से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कि जो भी इवेंट्स है उसको एक्सप्लेन किया गया है इसकी हेल्प से। 1873 में 1873 की बात करते हैं, एक जेम्स क्लार्क, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, बाद में मैक्सवेल के नाम से जाना। इन्होंने क्या किया, इन नियमों को यानी इस रूल को और अधिक व्यापक बनाया। यानी 1873 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इस रूल को और अधिक व्यापक बनाया। इनको इनके इंटीग्रल फॉर्म में लिखा, इसके इंटीग्रल फॉर्म में लिखे। यानी ये क्या लिखे, इंटीग्रल फॉर्म में क्या क्या उन्होंने प्रस्तुत किया कि उन्होंने जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इन नियमों को, इन रूल को इसके इंटीग्रल फॉर्म में प्रस्तुत किया। तो ये इक्वेशंस एक टाइप के अद्भुत हैं। क्या है, अद्भुत इक्वेशन होती है। इसके द्वारा ही हम ऑप्टिक्स की बात करें, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म की बात करें, क्या होगा, एक क्वांटाइजेशन हुआ, ऑप्टिक्स होगी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म का एक क्वांटाइजेशन हो गया। मींस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक और ऑप्टिक्स का एक क्वांटाइजेशन, एकीकरण कर दिया गया। ये इक्वेशंस अनेक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस में, जैसे मोटर, रडार, कंप्यूटर, टेलीविजन आदि, जो भी इसकी जो क्या है इमेजरी जो सोर्सेज हैं, उसके लिए क्या हुए, प्रूव्ड हुए। मींस जो भी कल्पनाओं के सोर्सेज थे हमारे, उसके लिए ये प्रूव हुए। ठीक है, मैक्सवेल ने इन इक्वेशनों का, यानी इस इंटीग्रल इक्वेशनों का क्या किया, ऐसा कॉम्बिनेशन किया करके अनेक क्या किया, इंपोर्टेंट्स क्या क्या रिजल्ट्स प्राप्त हुए यहां से, इंपोर्टेंट रिजल्ट्स। जैसे एक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर की जो पोजीशन होती है, वो समय यानी टाइम चेंज के साथ
चेंज होता है। यह संबंध, यह रिलेशन उसी प्रकार होता है जैसे वेव जो होती है, वेव मोशंस, उसके क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, जो प्रॉपर्टी होती है। इस प्रकार उन्होंने मैक्सवेल्स इक्वेशनों में, जो मैक्सवेल इक्वेशन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वी वेक्टर के लिए क्या की, वेव इक्वेशन प्राप्त की। यानी मैक्सवेल इक्वेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए वेव इक्वेशंस प्राप्त होते हैं। तो इसमें ई और बी परस्पर क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ चेंज से इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो, जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ये समझ में आ गया होगा। यानी जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंजेस हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंजेस हो रहा है तो क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो यहां से इट इज क्लियर, क्या क्लियर होता है, इन वेक्टर में से एक, वेक्टरों में से एक टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो दूसरा वो सोर्स बन जा रहा है, यानी दूसरी चीज क्रिएट हो जा रही है। तथा ये चेंजेस किसी एक पॉइंट तक सीमित नहीं रहते हैं, ये चेंजेस किसी एक पॉइंट तक सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि ये चेंजेस कहां तक मिलते हैं आपको, स्पेस तक मिलते शुरू हो जाते हैं। एक पॉइंट तक चेंजेस नहीं होते हैं, बल्कि स्पेस में वेव के रूप में क्या होते हैं, चलते हैं, यानी चेंजेस होते हैं, यानी कम्युनिकेट होते हैं, यानी स्पेस में वेव के रूप में क्या होते हैं, कम्युनिकेट होते हैं, यानी चलते रहते हैं, यानी संचरित होते हैं। इन्हीं वेव को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसी वेव को कहते हैं हम क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो यह वैक्यूम में जो लाइट की वेलोसिटी क्या कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इन इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशनों से हम क्या कर सकते हैं, वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, जिसकी वेलोसिटी हमारी आई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम करेंगे इसको 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड के इक्वल प्राप्त होते हैं। और ये वेव मैकेनिकल वेव से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं मैकेनिकल वेव से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इनकी जो प्रोपेगेशन होती है, चलने की संचरण, प्रोपेगेशन के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इनके प्रोपेगेशन के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपेगेशन के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं वैक्यूम में भी ये चल सकती है। ठीक है, तो जो लाइट वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इनके जो गुण है, प्रॉपर्टी है, ये क्या है, इक्विवेलेंट है। तो मैक्सवेल ने एक नई थ्योरी दी जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। तो ये क्या होता है, एक समान होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट वेव जो होते हैं, ये क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी में लगभग क्या होती है, समानता होती है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। मैक्सवेल ने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, क्योंकि लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होते हैं, इक्विवेलेंट्स होते हैं, यानी समानता होती है। तो हम इसे कहते हैं मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इसके बाद ये हमने तो मैक्सवेल कर रहे हैं, तो क्या होती है मैक्सवेल इक्वेशंस, देखिए आप, हम पढ़ चुके हैं उन्होंने कैसे लिखा और क्या हुआ। तो ये मैक्सवेल इक्वेशंस क्या होती है, आपकी 4 मैक्सवेल इक्वेशंस होती है, जिसमें पूरी फिजिक्स क्या हो जाती है, समा जाती है आपकी। इससे हम बहुत सारे हमारे कल्पनाओं और इमेजिनरी के सोर्सेज बन जाते हैं इक्वेशंस। देखो मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशंस अब होती क्या है, देखो जेम्स, साइंटिस्ट थे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक
के जो रूल्स हैं उनको जिन इंटीग्रल्स इक्वेशन द्वारा मैथमेटिकल फॉर्म दिया गया उसे हम कहते हैं मैक्सवेल इक्वेशन। देखो मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल जेम्स क्लार्क ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के रूल्स को उनके इंटीग्रल फॉर्म में लिखा गया, उसके इंटीग्रल फॉर्म में मैथमेटिकल फॉर्म में, उनको इंटीग्रल फॉर्म में मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा गया, जिसे हम कहते हैं मैक्सवेल, क्या कहते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं। तो ये मैक्सवेल इक्वेशन क्या होता है, मैक्सवेल इक्वेशंस आर द बेसिस ऑफ द लॉ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। दिस इक्वेशंस कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस। मैक्सवेल ऑन द बेसिस हिज इक्वेशंस प्रेडिक्ट existence and electromagnetic waves. These are four Maxwell equations which are explained given below. पहला है, ये क्या होते हैं, चार होते हैं। पहला है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहली इक्वेशन है गॉस लॉ ऑफ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक्स। देखो ये हम पढ़ चुके हैं, उसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखा गया है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग्स जो होता है आपका किसी क्लोज सरफेस में से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के 1/एप्सिलॉन, उस क्लोज सरफेस में टोटल चार्ज का 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है। दिस लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू द 1/एप्सिलॉन टाइम्स द नेट चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इट इज गिवन बाय इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन ये हम पढ़ चुके हैं, E डॉट ds इज इक्वल टू q/एप्सिलॉन। ये की मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड मैक्सवेल क्या फर्स्ट इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर Q क्या है, टोटल चार्ज है उस एनक्लोज सरफेस के, एप्सिलॉन नॉट क्या है, उस स्पेस की परमिटिविटी है, यानी फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। तो यहाँ से स्पेशल फैक्ट क्या होते हैं, यह क्या होता है, टाइम के साथ फ्री यानी स्टेबल्स पोजीशन वाली क्या होती है, इक्वेशन होती है, यानी टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन होती है, यानी एक टाइम डिपेंडेंट एक परमानेंट क्या होते हैं, स्टेबल्स इक्वेशन होती है। यह हम क्या स्टैटिक और मोशंस दोनों के लिए क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, यानी रेस्ट में भी और मोशन में भी। कहां पर भी पढ़ी है हमने इसको, स्टैटिक और मोशंस दोनों में, दोनों चार्ज के लिए क्या है, ट्रू है। इस इक्वेशन से क्या निष्कर्ष निकलता है, इस इक्वेशन से यह निष्कर्ष निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप नहीं बनाती है, यानी वो लूप क्रिएट नहीं करती है। इसकी दूसरी इक्वेशन, मैक्सवेल की दूसरी इक्वेशंस, फोर इक्वेशंस मींस आपकी है गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, मैग्नेटोस्टैटिक्स क्या होता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो होता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं, प्रूव भी कर सके हैं। ये नेट मैग्नेटिक फ्लक्स एनी क्लोज सरफेस इज क्या होता है, आपका जीरो है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड मैक्सवेल सेकंड इक्वेशंस। ठीक है, तो इस इक्वेशन से क्या कंक्लूजन, क्या स्पेशल फैक्ट निकलते हैं आपके, यह रूल क्या डिनोट करता है, नेचर में जो भी आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, इस इक्वेशन से यह भी निष्कर्ष निकलता है, मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस आती है एक क्लोज लूप बनाती है, क्लोज कर्व होती है। थर्ड इक्वेशन है मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन, क्या, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। ये क्या है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट इज गिवन बाय
इट इज गिवन है क्लोज सरफेस ई डॉट डी एल, पढ़ चुके हैं हम सारी चीजें। ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई बी अपान डी टी। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस रूल के अकॉर्डिंग किसी क्लोज सरफेस में इंड्यूस्ड ईएमएफ से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंजेज आती हैं वो ऋणात्मक रेट की होती है, तो इससे इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना होता है आपका। ठीक है, तो ऐसे हम शो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके स्पेशल फैक्ट क्या होते हैं, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, ये भी क्या है, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन से क्या कंक्लूजन निकलता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के टाइम के साथ चेंज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। मैग्नेटिक फील्ड के टाइम के साथ चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। लास्ट रूल है आपका एम्पियर्स क्या, एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ। एम्पियर मैक्सवेल्स सर्किटल लॉ। तो क्या होता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द क्लोज्ड पाथ is equal to mu naught times the total current sum of the conduction current या displacement current। तो ये क्या होता है आपका, ये होता है इंटीग्रेशन b डॉट dl, इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल टू mu naught इज इक्वल टू कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। आपके सिलेबस से हट चुका है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपान dt। ये क्या होती है, मैक्सवेल फोर्स इक्वेशंस होती है। ठीक है, ये क्या होता है, यहां से क्लियर क्या होता है, जो चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये क्या करता है, चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। ये भी टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम के चेंज होने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्रिएट होता है। ये क्या है, मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशंस कहलाती है। थैंक यू।